Hello students. So in the previous video I have taught you the introductory part of the history, okay, section 1, and in that section you learnt about the three major revolutions: French Revolution, Russian Revolution and the Nazism in Germany. ठीक है, so we will start with the French Revolution. This is the chapter 1. As you can see, this is the chapter 1. This is very interesting part. The French Revolution is very interesting. Okay, so if you create interest in history, you will learn all the dates and events. Okay, it is very easy to write the answers, but you should be interested in this in learning history. Okay, so let's start reading and let know about the French Revolution. Okay, so द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये डेट याद रखिएगा, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इस ईयर में. ठीक है, अब याद करने का तरीका देख लीजिए, बहुत ईजी है. 7 8 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए ना. ठीक है, आप काउंटिंग करते हैं उसी तरीके से ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए 7 8 9, ईजिली आप याद कर सकते हो. सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. हुआ गया था 14 जुलाई 1789 की सुबह, जो पेरिस शहर था वहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही थी. वहाँ की स्थिति कैसी थी? पेरिस में काफ़ी अलार्म्ड थी, लोग बड़े सतर्क थे. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. राजा ने आदेश दे दिया कि शहर में जो सेनाएं हैं उन्हें भेज दिया जाए, क्योंकि राजा को ये अंदाज़ा लग चुका था कि जो उसके नागरिक हैं, यानी फ्रांस में रहने वाले जो नागरिक हैं, वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं. ठीक है, उसे कुछ खतरा महसूस हुआ तो उसने ट्रुप्स जो थी वो सिटी में भेज दी. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. और ये भी अफवाहें सुनने में आई, ये अफवाह फैली कि जो राजा है वो जल्द ही नागरिकों पर ओपन फायर करने के लिए अपनी आर्मी को आदेश देने वाला है. ओके, ओपन फायर मतलब कि देखते ही नागरिकों को मार दिया जाए, गोली मार दी जाए. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall. टाउन हॉल के सामने कम से कम 7,000 आदमी और औरतें जो थी वो इकट्ठे हो गए. एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिशिया. पीपल्स मिलिशिया का मतलब होता है नागरिक सेना. क्या होता है? नागरिक सेना. मतलब कि खुद नागरिक इकट्ठे होकर सेना बना लें और जो शासक है, यानी जो रूल कर रहा है, जो किंग है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना. तो पीपल्स मिलिशिया. क्लियर हुआ? दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. इन सर्च ऑफ का मतलब होता है खोजना या ढूंढना. अब उन्होंने क्या किया? हथियारों की खोज में बहुत सारी जो सरकारी इमारतें थी उसमें वो घुस गए. ब्रोक इनटू मतलब होता है कि बिल्डिंगों में तोड़ फोड़ करके अंदर घुस गए. ठीक है. फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल, सैकड़ों लोगों की तादाद में, मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. जो नागरिक थे, सैकड़ों लोग, जो सिटी है, जो शहर था, उसके ईस्टर्न पार्ट में घुस गए, मार्च करने लगे, उसकी ओर बढ़ने लगे. एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टील. देखिए, ये जो बेस्टील है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये एक्चुअली था क्या? ये प्रिजन था, यानी जेल थी ये. ओके, ये जेल थी. राजा क्या करता था? जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता था उस जेल में उसको डाल दिया जाता था. किले के अंदर ही था. ठीक है. ये तो स्टॉर्म का मतलब सभी लोग जो थे उन्होंने हमला बोल दिया बेस्टील पर. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. होर्डेड एम्यूनिशन मतलब हथियार उन्हें काफ़ी मात्रा में वहाँ मिल गए. होर्ड लगी थी मतलब ढेरों हथियार जो थे उन्हें बेस्टील में मिल गए. इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टील वॉज किल्ड.
अब हुआ क्या, जो नागरिक सेना थी, पीपल्स मिलिशिया, और जो राजा की सेना थी, उनके बीच में क्या हुई, आर्म्ड फाइट, लड़ाई हुई, और उसमें कमांडर मर गया बेस्टील का। ओके, एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, और जो बंदी बनाए गए थे उन्हें मुक्त कर दिया। मतलब जो लोग वहां गए, उन्होंने लड़ाई लड़ी राजा की सेना के साथ और उनको मारा, कमांडर भी मर गया, और वहां पे जो 7 लोग बंदी थे, उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, 7 ही लोग थे। येट द बेस्टील वॉज हेटेड बाई ऑल। बेस्टील जो था, बेस्टील से सब नफरत करते थे। एक किला था, एक जेल थी, सभी लोग जो थे फ्रांस में रहने वाले जितने सिटीजन्स थे वो नफरत करते थे बेस्टील से, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों नफरत करते थे, क्योंकि राजा की जो तानाशाही थी, डेस्पोटिक पावर, जो तानाशाही थी, वो इस जो बेस्टील था वो क्या था, उसका सिंबल था। ठीक है, सिंबलाइज करता था उस डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। जो बेस्टील था वो एक सिंबल था तानाशाही का, राजा की तानाशाही का। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड। याद रखिएगा, बेस्टील था क्या, एक फोर्ट्रेस थी, एक किला था जो एक्चुअली प्रिजन था। ठीक है, फोर्ट्रेस, प्रिजन, याद रखना है आपको। यही मेन चीज़ें आप जब याद रखते हो तो आंसर आप इजीली लिख पाओगे। तो हुआ क्या, क्योंकि बेस्टील पे हमला बोल दिया लोगों ने, तो वो डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया, एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स। अब देखिए, जो उस फोर्ट्रेस, जो उस किले को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद जो पत्थर या स्टोन जो कुछ भी मिले, उन्हें मार्केट में बेच दिया गया। टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सोवेनियर मतलब होता है यादगार, मेमोरी, यानी क्योंकि सब लोग नफरत करते थे बेस्टील से। ठीक है, तो बेस्टील जब टूटा तो वो एक मेमोरी, एक यादगार के रूप में उस किले के पत्थर को रखना चाहते थे। तो लोगों ने क्या किया, उस बेस्टील के डिमोलिशन के बाद उसके पत्थरों को बेचना शुरू कर दिया मार्केट में, और लोगों ने खरीदा भी, जो लोग चाहते थे कि बेस्टील खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. ये वो दिन थे जब रॉयट्स होने लगे, दंगे होने लगे, पेरिस में भी और उसके आसपास की कंट्री साइड में भी। ठीक है, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब देखिए, उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ है, क्यों हुआ, उसके भी कुछ कारण रहे होंगे। उनमें से सबसे मेजर रीज़न ये था, जो ब्रेड मिलती थी, ठीक है, रोटी जो ब्रेड थी वो बहुत महंगी मिलने लगी थी, हाई प्राइसेस पे बेची जाती थी। तो जो गरीब थे, जो मजदूर थे, जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो ब्रेड खरीद ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी प्राइस, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई थी। लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। समझे आप? Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? देखिए, जो विद्रोह हुआ था वो एक दिन में ही नहीं हो गया था कि सब लोगों को गुस्सा आया और वो जाके राजा के खिलाफ खड़े हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे थे, घटनाएं हो रही थी। ठीक है, राजा की जो तानाशाही थी, जो डेस्पोटिक रूल था, उसकी वजह से फ्रांस में रहने वाले जो गरीब लोग थे वो परेशान हो गए थे। जैसे कि एक रीज़न हमने पढ़ा कि जो ये हाई प्राइस थी ब्रेड की, ये तो मेजर रीज़न है। ठीक है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड है खाना, भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। अब एक गरीब व्यक्ति, जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो इस ब्रेड को खरीद ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंची कीमत पे बेची जाती थी। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस हैं, जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तब उन्हें ये लगता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो तो एक्चुअली क्या था, वो तो रिजल्ट था, वो तो परिणाम था किसका, जो ये छोटे छोटे इवेंट्स की शुरुआत हो गई थी फ्रांस में। ठीक है, जिसकी वजह से
अल्टीमेटली अंत में हुआ क्या था, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, फ्रांस के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। और किसने मारा था, वहीं के रहने वाले नागरिकों ने, सिटीजन्स ने। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आप ये देख सकते हो पिक्चर, ये बेस्टील है, ये जो फोर्ट्रेस है ये बेस्टील है, और ये सारे लोग यहाँ पर, ये वो पब्लिक हैं, सिटीजन्स हैं, और वो जो किंग की आर्मी है वो है, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन की गई है बेस्टील की। क्लियर हुआ। और आप ये भी देख लो, यहाँ पर लिखा भी है, Soon after the demolition of the Bastille, artists made prints commemorating the event. Commemorate माने होता है इस इवेंट के यादगार में उसने ये पिक्चर ड्रॉ करी थी, बनाई थी, जैसे ही बेस्टिल डिमोलिश हुआ था। ठीक है, फटाफट से आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, अब अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, लोगों ने किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आए, कैसा इवेंट था वो पढ़ा। अब उसके हम रीजंस पढ़ने वाले हैं, कारण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब लेट 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर 18th सेंचुरी की बात होती है इसका मतलब है 1700 से लेकर 1799 तक, तो हम इसको बोलते हैं 18th सेंचुरी। अब क्योंकि यहाँ पे लेट है, लेट मतलब उस सदी के आखिरी के सालों में, तो आप बोल सकते हैं 1780 से लेकर 99 तक, 1799 तक। क्लियर हो रहा है। तो अगर 18th सेंचुरी की बात कर रही है तो आप एक डिजिट कम कर दीजिए, यानी 1700 और 1799। तो जो लेट 18th सेंचुरी थी, यानी 1780 से लेकर 1799 तक का जो टाइम था, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इन 1774 लुइस 16, याद रखना लुइस 16 किंग थे, ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। थ्रोन मतलब सिंहासन। ठीक है, तो फ्रांस के सिंहासन पर कौन बैठे, लुइस 16। कब बैठे थे, 1774 में। अब हम जो है देखो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, अब उससे पहले की हम सिचुएशन जान रहे हैं, 1774 की बात हो रही है। अच्छा, 1774 में लुइस 16 आए, राजा बने फ्रांस के। असेंडेड द थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन पर बैठना, राजगद्दी पर बैठना। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, कितने साल के थे, 20 साल के थे। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। ठीक है, इनसे इनकी शादी हुई, ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी वो। अपॉन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब राजा बने लुइस 16, तब उन्होंने पाया कि भाई जो खजाना है राज्य का वो तो खाली था। क्यों खाली था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। वो जो टाइम था वो ऐसा टाइम था जिसमें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, और यूरोप में जो कंट्रीज थी वो एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर रही थी। ठीक है, तो कंट्रीज के बीच में वॉर चलते रहते थे, यानी युद्ध चलते रहते थे, और उस युद्ध में ना सिर्फ पैसा बल्कि लोगों की जान भी जाती थी। तो इस तरीके से जब लुइस 16 राजा बने, तब उन्होंने पाया कि जो राज्य का खजाना है, जो पैसा है, वो युद्ध में बर्बाद हो चुका है। ठीक है, एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलाइज। अब हुआ क्या, पहले ही फ्रांस में पैसे की कमी, लूटा हुआ था फ्रांस। इसके अलावा जो खर्चा था मेंटेन करने का, क्या मेंटेन करना था, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट। जो कोर्ट लगती थी राजा की, अदालतें लगती थी, वो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट थी, खर्चीली थी। उसको मेंटेन करना, यानी शो ऑफ वाली चीज़ें होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी पैसा जाता था। ठीक है, वर्साइल का पैलेस था, मतलब महल था। ठीक है, एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल, वर्साइल में जो
कोर्ट्स लगती थी राजा की, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी पैसा जाता था, यानी उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा होता था। अंडर लुइस 16 France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ब्रिटिश ने कई कॉलोनी, अपनी बहुत सी कॉलोनीज बनाई थी अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बनाई थी। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन तीनों कंटिनेंट में ये कब्ज़ा करने लगे थे ब्रिटिशर्स। इसी तरीके से जैसे इंडिया में कब्ज़ा किया, अफ्रीका हो गया, चाइना है, इनमें ब्रिटिश ने कॉलोनीज बनाई अपनी। ठीक है, तो ये अमेरिका भी पहुंच गए। अमेरिका में इन्होंने बनाई 13 कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश ने जब 13 कॉलोनीज अमेरिका में बनाए, कुछ ही दिन हुए थे, 10 से 12 दिन हुए थे, तो अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने इनकी कॉलोनीज को क्या किया, उखाड़ फेंका। मतलब ब्रिटेन को वहाँ टिकने नहीं दिया। और अमेरिका की जो मदद की थी वो की थी फ्रांस ने। ठीक है, तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। अमेरिका को स्वतंत्रता पाने में फ्रांस ने मदद की। और फ्रांस का जो एनिमी था वो था ब्रिटेन, और अमेरिका का भी एनिमी, कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था अलग अलग कंट्रीज़ में। जब उसने कब्ज़ा किया, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा ये। द वॉर एडेड more than $1 billion livres to our debt that had already risen to more than 2 billion livres। देखिए अब लिवर्स क्या है। लिवर्स यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, दिस कंटिन्यूड इन 1794। यानी लिवर्स जो थे, जैसे हमारे इंडिया में रुपी चलता है वैसे लिवर्स चलता था। फ्रांस की करेंसी थी वो, जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिसे बंद कर दिया गया कब, 1794 में। ठीक है, चलिए आ जाइए ऊपर फटाफट। ये रहा बिलियन ऑफ लिवर्स। तो वॉर जो युद्ध हुआ, एक्चुअली फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका की मदद की। अब जब आप किसी की युद्ध में मदद कर रहे हो तो आपका भी पैसा उसमें खर्च हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बिलियंस ऑफ लिवर्स ख़त्म हो गए, खर्च हो गए, कर्ज आ गया। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर्स। फ्रांस के ऊपर इस युद्ध की वजह से डेट आ गया, यानी कर्जे में डूब गया। बिलियन ऑफ लिवर्स कर्ज लिया था उसने। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जिन लेंडर्स ने, मतलब जिन्होंने उधार दिया था स्टेट को, फ्रांस स्टेट को, नाउ बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। उन्होंने क्या किया, जो लोन दिया फ्रांस के स्टेट को, राजा को, 10% का इंटरेस्ट लगाने लगे, और काफ़ी होता है 10% का इंटरेस्ट। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो जो फ्रेंच की सरकार थी उसने क्या किया, जो इंक्रीजिंग परसेंट, अब फ्रेंच गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अब खर्चा तो उसको चाहिए था, ठीक है, उसे इंटरेस्ट पे करना था, जो लोन लिया था वो वापस करना था, तो पैसा आएगा कहाँ से। उसने क्या किया, अपने बजट में जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आती थी उनको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। मतलब कि लोगों को इनकम टैक्स ज़्यादा भरना पड़ा, फ्रांस में रहने वाले लोगों पे बर्डन सारा किस पर आ गया, नागरिकों पर आ गया। तो जो ये थी फ्रेंच स्टेट थी, या जो राजा था, उसने क्या किया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया कि भाई अब जो है इनकम टैक्स जो है इतना बढ़कर लिया जाएगा, ताकि जो राजा के पास जो उसका खजाना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ सकें और फिर वो लोन चुका सके। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। वही जो मैंने आपको बताया कि अपने रोज़ की जो खर्चे थे, राजा जो रोज़ के खर्चे करता था, चाहे वो आर्मी मेंटेन करने के लिए हो, अदालत मेंटेन करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, ऑफिसेस चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालय चलाने के लिए,
द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब भाई मजबूरी में उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, सिर्फ यही नहीं किया, यानी यही एक इवेंट नहीं था। French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of third estate paid taxes. ध्यान से सुन लीजिए, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, ठीक है, फ्रांस का जो समाज था 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, वो 3 अलग अलग क्लासेस में बढ़ गया। ठीक है, अब वो 3 क्लासेस क्या थी, 3 एस्टेट्स क्या थे, अब आप यहाँ देख सकते हो 3 एस्टेट, मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए, फर्स्ट एस्टेट है क्लर्जी, पादरी। ठीक है, सेकेंड एस्टेट में नोबिलिटी आ गई, नोबल्स जो होते थे बड़े बड़े, ठीक है, राजा के अंडर में जो काम करते थे, नोबल्स। थर्ड एस्टेट में ये आ जाते हैं सारे जिन्हें टैक्स देना होता था, ये सब हैं। जैसे कि आज भी क्या है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जिनमें कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं और सरकारी नौकरी करने वाले, ये सब क्या है, मिडिल क्लास फैमिली को कंस्टिट्यूट करते हैं। जो टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स होता है, ये इन्हीं लोगों से ज़्यादा लिया जाता है। तो थर्ड एस्टेट में आ जाते हैं आपके बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। तो ये थे आपके थर्ड एस्टेट। ध्यान से देख लीजिए, ये फ्रेंच सोसाइटी में थर्ड एस्टेट था, जो कि सारा बर्डन इनकम टैक्स का इनके ऊपर था, ये इनकम टैक्स दिया करते थे। ठीक है, ये आप हायरार्की देख लो, फर्स्ट में क्लर्जी, देन नोबिलिटी, एंड देन थर्ड एस्टेट में वो सारे मिडिल क्लास के लोग आ जाते थे, जो नौकरी पेशा करते थे ना, वो लोग हुआ करते थे। अब देखिए, ओके, तो अभी आपने पढ़ लिया कि सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट जो था वो किन से बना हुआ था, लॉयर्स, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लेबरर्स, वर्कर्स, इनसे बना हुआ था, और सबसे ज़्यादा बर्डन थर्ड एस्टेट के लोगों पर था। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था, पहले फ्यूडल सिस्टम में क्या होती थी, एक पिरामिड आप बना लो, हायरार्की बना लो। उस फ्यूडल सिस्टम में सबसे नीचे आते थे पीजेंट्स, ठीक है, फिर आते थे जो सर्विस वगैरह करते हैं, सर्विस वगैरह जो होते हैं, फिर आते थे नोबल्स, फिर आता था राजा, इस तरीके से। ठीक है, एक पिरामिड था, यानी सबसे टॉप पे किंग होता था, तो जो सबसे लोएस्ट पार्ट था उसमें वो गरीब लोग हुआ करते थे, पीजेंट्स, लेबरर्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स, ये सब हुआ करते थे। तो ये जो फ्रांस में जो एस्टेट की कहानी थी, जो 3 एस्टेट्स हमने यहाँ पढ़ा, वो एस्टेट्स बिल्कुल एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, द टर्म ओल्ड रेजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उससे पहले सोसाइटी जो थी इसी तरह से 3 भागों में बटी हुई थी, 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। क्लियर है? अब आप यहाँ देखो क्या लिखा है, नोट दैट विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड अदर्स पुअर। अब देखिए किस तरीके से कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। थर्ड एस्टेट में जो बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, एक्चुअली इन लोगों की अच्छी खासी तनख्वाह होती थी, राजा के अंडर में काम किया करते थे ये। बाकी आप देख सकते हो ये गरीब थे, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। फिर स्मॉल पीजेंट्स, छोटे किसान हो गए, लेबर, सर्वेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, ये सब जो हैं पुअर हैं, और ये सब थोड़े रिच हैं। ठीक है, अब देखिए, Figure 2 shows how the system of estate in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. Figure 2 अगर आप देखें, ठीक है, इसी फिगर के बारे में बात हो रही है, ये फिगर 2 है आपकी। अगर आप देखें तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी, ठीक है, ये फ्रेंच सोसाइटी ये कैसे ऑर्गेनाइज थी, पीजेंट से। पीजेंट्स तो 90% थे उनके पॉपुलेशन में, क्लियर हो रहा है, जो पीजेंट्स थे वो 90% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते थे।
However, only a small number of them owned the land they cultivated, और बहुत ही कम संख्या में वो लोग थे जिनकी अपनी ज़मीन थी और उन्हें वो कल्टिवेट किया करते थे, यानी ज़मीन पे फसल उगाते थे. About 60% of the land was owned by nobles, church and other rich members of the third estate. 60% वो लोग थे जिनके पास ज़मीन थी और वो लोग थे नोबल्स, चर्च भी, जो एक्चुअली चर्च जो था वो एक पॉलिटिकल एंटिटी थी, ठीक है, यानी राजनीतिक उसका एक अपना एक सोसाइटी में इमेज थी, ठीक है. तो चर्च के पास ज़मीनें होती थी, जो नोबल्स हुआ करते थे राजा के अंडर, जो बिल्कुल राजा के करीब होते थे वो लोग, जैसे मंत्री वगैरह. अदर रिच मेंबर्स में आ गए मर्चेंट्स वगैरह, ठीक है. तो ये इन सब के पास कम से कम 60% लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी. The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. क्लर्जी जो थे, यानी जो चर्च में फादर जो होते हैं, पोप, वो लोग जो होते थे वो काफ़ी स्पेशल राइट्स जो उन्हें मिला करते थे, ठीक है. क्लर्जी को अच्छे राइट्स मिलते थे और स्पेशल राइट्स मिलते थे उन्हें. The most important of these was exemption from paying taxes. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए, क्लर्जी को टैक्स नहीं देना होता था, ठीक है, स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना. द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, ठीक है. दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. अब देखिए, जो नोबल्स थे उनको ये अधिकार दे दिया गया कि जो भी किसान हैं उनसे तुम टैक्स कलेक्ट करो, यानी उनसे जाके जो कर है उसको लेने का अधिकार इनको नोबल्स को था. क्लर्जी को तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता था. नोबल को क्या दे दिया उन्होंने? फ्यूडल प्रिविलेजेस दे दी. फ्यूडल का मतलब होता है एक्चुअली एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड है ये. जो पीजेंट्स होते थे, जैसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, ज़मींदार, उनके अंडर में पीजेंट्स काम करते हैं, किसान काम करते हैं, तो उन किसानों से भूमि कर लिया जाता था, या फिर जो कुछ भी वो उगाते थे उनका कुछ शेयर जाता था नोबल्स के पास, ठीक है. पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, और इसके अलावा जो किसान होते थे वो सेवाएं देते थे अपने से ऊपर, जो ये लॉर्ड्स थे, यानी ये जो नोबल था, क्लर्जी था, इन्हें क्या करते थे? सर्विसेज देते थे. उनके घर का काम करना, उनकी सेवाएं करना, खेतों में काम करना, ये सब सर्विसेज वो नोबल या क्लर्जी को दिया करते थे. टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. जो ये पीजेंट्स थे आर्मी में भी जाते थे, युद्ध में जाना होता था, पार्टिसिपेट करते थे, सड़कें बनाना, घर के काम करना, खेतों में काम करना. इस तरीके से जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो सेवाएं दिया करते थे नोबल्स को और क्लर्जी को. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स. देखिए, टिथ्स क्या है? ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. 1/10 यानी 10वां भाग. मान लीजिए 100 ऐसे हम मान लेते हैं कि खेत में प्रोड्यूस हुआ है, अनाज है, उसका 10वां भाग जो होता था, चर्च जो है टैक्स के रूप में लेता था, जिसे बोलते थे टिथ्स. टिथ्स कौन लेता था? चर्च. ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए. फ्रॉम द पीजेंट्स, किन से लेता था? ये पीजेंट्स से. एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. पीजेंट से टैक्स लिया जाता था, चर्च लेता था, ठीक है, अपना कुछ शेयर ले लेता था, वो शेयर होता था 1/10. जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/10वां भाग. 10वां भाग जो होता था वो चर्च लेता था. किन से लेता था? पीजेंट से. इसके अलावा थर्ड एस्टेट के जितने भी थे लोग, उन सबको टैक्सेस पे करना होता था. दिस इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल. टेल क्या है? टैक्स टू बी डायरेक्टली पेड. टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. वो टैक्स जो सीधे स्टेट को जाता है, ठीक है. और ये सारा टैक्स देता कौन था? थर्ड स्टेट वाले. ओके, चलिए, ख़त्म होने वाला ये
and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. क्लियर है कि जो टैक्स था, इनकम टैक्स होता था, वो थर्ड एस्टेट देता था स्टेट को, फ्रांस को, यानी राजा को. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, दो टैक्सेस थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस जिसे हम टेल बोलते थे, वो सीधे स्टेट को जाता था. डायरेक्ट मतलब जो कुछ आपने कमाया उसका कुछ पार्ट या कुछ शेयर सीधे राजा को चला गया. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था थर्ड एस्टेट को. किस रूप में? जैसे उन्होंने नमक खरीदा तो उसमें कुछ टैक्स कट गया, जैसे आजकल चीज़ें खरीदते तो जीएसटी कट जाता है, उस तरीके से कुछ परसेंट चला जाता था. इनडायरेक्ट टैक्स भी थर्ड स्टेट दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स भी थर्ड स्टेट दे रहा है. उधर चर्च भी अपना टैक्स ले रहा है, टिप्स, ठीक है. नोबल अलग टैक्स ले रहा है. यानी जो थर्ड स्टेट था उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन था, ठीक है. जो इनकम सोर्स थी राजा की या स्टेट, या जो स्टेट था फ्रांस का, वो इनकम सोर्स इन्हीं थर्ड स्टेट से आता था. क्लियर हुआ? ठीक है. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद करने चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप खुद लिख भी लेना कॉपी में एक बार. इससे आपको इजीली क्या होगा, याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है. जैसे क्लर्जी क्या थे? ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च. चर्च में इन लोगों को खास पावर्स दी गई थी, ये चर्च चलाते थे तो उन्हें क्लर्जी बोलते हैं, ठीक है. सो अब ये देख लीजिए एक बार, आप देख सकते हो, ये नोबल है, ये एक पीजेंट है, ठीक है. ये सब चीज़ें लेकर आया. आप देखो, फ्रूट्स भी लाया है, अनाज भी लाया है, फ्रूट्स लाया है, कुछ पैसे भी लाए, ये सब टैक्स इसको जा रहा है, ठीक है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव फिनिश्ड द one part of the French Revolution. I hope you have all understood. So that's all for today. We will continue this in the next video. Thank you.